वक्त गुजरता गया। 6 माह गुजर गए कि एक रोज पहाड़ियों की तरफ से हेलीकॉप्टरों की गूंज सुनाई थी। दूर होने की वजह से मुझे यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर दिखाई न दिया। आवाज से लगता था कि हेलीकॉप्टर जदीद किस्म के हैं। ये शोर नहीं था बल्कि हल्की सी गूंज थी जो एक पल के लिए कान के पर्दों को जैसे बंद कर देती थी। मैंने अपने दौर पर मामले की खोज की तो मुझे बताया गया कि पहाड़ के नीचे 4 इसराइली हेलीकॉप्टर छुपाए गए हैं। ये यकीनन किसी अहम मिशन के लिए रखे गए थे, क्योंकि भारत इसराइल का दोस्त मुल्क है और इसराइल भारत से मिलकर पाकिस्तान के वजूद को कारी ज़र्ब लगाने के दर पे है। वो पाकिस्तान को फौजी एतबार से हर हालत में कमजोर देखना चाहता है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ये जानते हैं कि मुसलमान ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके लोग जांबाज सरफरोश हैं और इस्लाम के नाम पर कट मरने को हर लम्हा तैयार रहते हैं। इसराइल अरबों से निमट सकता है मगर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचे वो अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी तवानाई के पुरअमन प्रोग्राम को बर्बाद करने का अज़्म रखता है। इंद्रानी ने सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर सिगरेट एश ट्रे में मसल दिया। इस बलाखेज औरत ने गोया एक ही सांस में मुझे दरपेश मिशन के बारे में एक एक तफसील बता दी थी। मैंने उसे सवाल किया, इस एयरबेस की पोजीशन क्या है? इंद्रानी ने दूसरा सिगरेट सुलगाते हुए नक्शे पर एक निगाह डाली और बोली, इस वक्त ये मकाम इसराइल के अमरीकी थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों का गढ़ बना हुआ है। मेरी ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक जहाँ 8 थंडर हॉक हेलीकॉप्टर गाइडेड मिसाइलों से लैस बिल्कुल तैयार खड़े हैं। हर हेलीकॉप्टर के लिए 3 इसराइली वक्फ हैं, एक पायलट, एक इंजीनियर और एक मिसाइल फायर करने वाला। इस हेलीकॉप्टर में ऐसे जदीद तरीन आलात लगे हैं कि जिनकी मदद से ये जमीन पर खड़े खड़े आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और कहूटा की फजा में उड़ने वाले तैयारों की निशानदही कर सकता है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के बैरूनी हिस्से या उसके परों पर किसी गोली या मिसाइल का असर नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर में ये सलाहियत भी मौजूद है कि फजा में बर्क रफ्तारी से उड़ते हुए अचानक पहलू बदल सकता है और घूमकर पीछे भी मुड़ सकता है। इस थंडर हॉक हेलीकॉप्टर में एक ऐसा आला भी लगा है जो अपने पीछे आने वाले गोले का रुख दूसरी तरफ मोड़ देता है, अपने इंजन की गर्मी को यकलख्त ठंडक में बदलकर हरारत के रुख पर आने वाले मिसाइल का रुख दूसरी तरफ कर देता है। मैंने कहा, इस एतबार से इस हेलीकॉप्टर को फजा में निशाना बनाना बहुत मुश्किल है। इंद्रानी बोली, हाँ, इस हेलीकॉप्टर का सबसे ताकतवर पॉइंट यही है। दूसरी बात यह है कि इसका मिसाइल नीचे जमीन पर या फजा में ठीक निशाने पर बैठता है। अमेरिकी फौज ने अभी तक यह हेलीकॉप्टर खुद इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अमेरिका ने इसे इसराइल को सप्लाई कर दिया है ताकि भारतीय हुकूमत की मदद से पाकिस्तान को एटमी तवानाई हासिल करने से बाज रखा जाए। मैंने कहा, लेकिन हम तो एटमी तवानाई बिजली हासिल करने के लिए पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि हम तरक्की पजीर मुल्क से ताल्लुक रखते हैं और हमारे पास कोयले के ज़खायर भी नहीं। गैस की मकदार थोड़ी है, लामहाला हमें अपने कारखाने चलाने के लिए एटमी तवानाई की जरूरत है। इंद्रानी ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम मुझसे बहस करने आए हो क्या? मैंने जल्दी से खंगारते हुए कहा, सॉरी, अब ये बताओ कि हमें अपने मिशन का आगाज कहाँ से करना होगा और हमारा टारगेट क्या होगा? इंद्रानी ने नक्शे पर नजरें जमा दी और एक लकीर पर उंगली रख दी। कहने लगी, ये जगह एक खुश्क बरसाती नाला है जो इन पहाड़ियों में से होकर गुजरता है। फिर उसने नक्शे को लपेट कर जेब में रख लिया और बोली, बाकी बातें कल इसी वक्त होंगी। इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि हमें इन थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों को इन पहाड़ों में खड़े खड़े इस तरह नाकारा करना है कि वो उड़ने के काबिल न रहें। ये काम बहुत जान जोख होगा है, मगर वतन पाक की सलामती और इसराइलियों के दांत खट्टे करने के लिए हमें हर हालत में इस मिशन को पूरा करना होगा। क्या तुम मेरे साथ अपनी जान की बाजी लगा सकोगे? क्योंकि एक बार हम अपने मिशन की तकमील के लिए इन खतरनाक पहाड़ियों में दाखिल हो गए तो हमारी वापसी के इम्कानात मनफी 1% होंगे। मैंने कहा, इंद्रानी, मैंने अपनी जान अपने वतन पाकिस्तान के लिए मौत के पास रहन रख छोड़ी है। तुम यूँ समझ लो कि मैं मौत को अपनी जेब में डाले फिर रहा हूँ और पाकिस्तान के नाम पर जहाँ और जिस वक्त जरूरत पड़े अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। इंद्रानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। कहने लगी, अगर पाकिस्तान के पास ऐसे सपूत मौजूद हैं जिनकी एक मिसाल इस वक्त तुम्हारी शक्ल में मेरे सामने मौजूद है, तो मैं ये बात लिख कर दे सकती हूँ कि पाकिस्तान की तरफ दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैंने जवाब में कहा, यकीन करो इंद्रानी, पाकिस्तान के हर नौजवान के दिल में यही जज्बा मर्जन है। इंद्रानी ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर जोर से कमांडो की तरह झटका दिया और बोली, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं एक इंडियन क्रिश्चियन हूँ, मगर मुझे इसराइल से जानी दुश्मनी है। इसराइल ने मेरे माँ बाप और बहन भाइयों को बैरूत में हलाक कर दिया था। इसराइलियों ने मुझे कैद में डाल दिया और ऐसी ऐसी अजियतें दी कि आज भी उन्हें याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाती। वो मुझे अरब मुसलमानों का साथी और हमदर्द समझते थे और मुझसे तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के वो राज मालूम करना चाहते थे जो मुझे मालूम ही नहीं थे। तब से मैंने अपने दिल में अहद कर लिया था कि अगर कभी वक्त आया तो मैं इस इसराइली कौम से अपने माँ बाप, बहन भाइयों और अपने आप पर किए गए मजालिम का बदला ज़रूर लूँगी।
तब मैंने जम्मू में रहकर पाकिस्तान की भलाई और बहबूद के लिए खुफिया तौर पर काम शुरू कर दिया। मैं पिछले 5 साल से पाकिस्तान की सलामती के लिए यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने इस दौरान सिर्फ एक क्रिश्चियन लड़की को अपने साथ मिलाया है जिसका नाम मार्गरेट है। वो उधमपुर के टेलीग्राफ ऑफिस में काम करती है। उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया हुआ है। वो गैर शादीशुदा है और अपनी एक सहेली के साथ उधमपुर के एक हॉस्टल में रहती है। जब पाकिस्तान से बॉस ने मुझसे राब्ता कायम करने के बाद तुम्हारे बारे में बताया कि थंडर हॉक के लिए तुम दिल्ली जा रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं पहली फुर्सत में इसराइलियों के इस पाकिस्तान दुश्मन अड्डे को नीस्तो नाबूद कर देना चाहती हूँ। मार्गरेट ने मुझे इस अड्डे के बारे में बेशुमार कीमती मालूमात मुहैया की है। मार्गरेट की ड्यूटी टेलीग्राफ ऑफिस के वायरलेस में होती है। वहां से उसने बेशुमार ऐसे सिग्नल पकड़े जो थंडर हॉक बेस से जम्मू छावनी भेजे जा रहे थे। इनमें 22 सिग्नल अंबाला बेस के लिए भी थे। मार्गरेट सिग्नल्स के पैगामात को डिसाइफर कर लेती है। अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें मार्गरेट से भी मिलवाऊंगी, मगर बाकी बातें कल होंगी। कल मार्गरेट भी हमारे दरमियान मौजूद होगी। अब मैं जा रही हूँ। वो शब खैर कहकर दरवाजे की तरफ मुड़ी, फिर पलट कर बोली, तुम्हारे पास कोई ट्रांसमीटर है? मैंने कहा हाँ है। तो वो बोली, उसे एहतियात से रखना। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ, जहाँ किसी भी वक्त छापा पड़ सकता है। मकबूजा कश्मीर में थंडर हॉक बेस का इलाका होने की वजह से फौज की इंटेलिजेंस के आदमी सफेद कपड़ों में यहाँ आसपास हर वक्त मौजूद होते हैं। तुम्हें यहाँ बेहद एहतियात से काम लेना होगा। हरगिज किसी अजनबी से बेतकल्लुफ होने की कोशिश न करना। अगर कोई पूछे तो यही बताना कि तुम सयाह हो, दिल्ली से सैरो तफरी के लिए आए हो। ओके, गुड नाइट। इंदिरानी चली गई। मेरे मिशन के मुतालिक उसने इतनी तेज रफ्तारी से इतना कुछ बता दिया था कि शायद मैं अपने तौर पर वहां साल भर रहकर भी मालूम न कर सकता। मैं भी बत्ती बुझाकर सो गया। दूसरे दिन इंदिरानी से बोर्डिंग हाउस के बरामदे में या लॉन में आंखें चार हुई तो उसने मुझसे कोई बात न की। मैं भी खामोशी से एक तरफ बैठकर वक्त गुजारने लगा। दोपहर के बाद अपने कमरे में आकर लेट गया। रात के ठीक 12 बजे इंदिरानी एक बार फिर मेरे कमरे में आ गई। उसके साथ सांवले रंग की एक दुबली मगर इंतहाई चमकीली स्याह आंखों वाली लड़की भी थी। इंदिरानी ने मेरा उससे तारुफ करवाया, ये मार्गरेट है। मार्गरेट ने मुझसे मुसाफा किया। उसकी गिरफ्त में मुझे फौलादी सख्ती महसूस हुई। मुझे ये दोनों लड़कियां सीके के नाम से बुलाती थी, यानी कैप्टन किशन का मुखफ़फ़ सीके। बाद में मुझे इंदिरानी ने बताया कि मार्गरेट को थंडर हॉक से पकड़े जाने वाले हर अहम और कारामद सिग्नल के इवज एक माकूल रकम इंडियन करेंसी में अदा की जाती थी। यही वजह थी कि उस रात मार्गरेट मेरे कमरे में आई तो उसने कानों में खालिस सच्चे हीरों के बुंदे पहन रखे थे। मार्गरेट गुज़श्ता 2 माह से थंडर हॉक बेस के सिग्नल खुफिया तौर पर पकड़कर उन्हें डिसाइफर करके इंदिरानी को दे रही थी। इन सिग्नल्स की मदद से उसे पहाड़ी में वाक़ थंडर बेस हेलीकॉप्टरों के अड्डे के बारे में निहायत अहम मालूमात हासिल हो चुकी थी। इसके बावजूद हमें उसके अंदर दाखिल होने वाले रास्ते का इल्म नहीं था। मार्गरेट ने हमें बताया कि थंडर हॉक बेस की खासी बड़ी पहाड़ी के इर्द गिर्द बड़ा सख्त पहरा है, जो खारदार तार पहाड़ी के चारों तरफ एक दीवार की शक्ल में खड़ी कर दी गई है। उसमें हर वक्त 11,000 वोल्ट की हलाकत खेज बिजली की रौ दौड़ती रहती है। उसकी ज़बानी इस बात की भी तस्दीक हुई कि पहाड़ी बंकरों में उस वक्त 8 अदद इसराइली थंडर हॉक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और 4 हेलीकॉप्टर का इसराइली अमला वहां हर लम्हा मौजूद रहता है। अमले के इसराइली अरकान को शहर की तरफ आने की इजाज़त नहीं है। दिन में एक बार उन्हें आम हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से जम्मू सैरो तफरी के लिए ले जाया जाता है। एक हफ्ते बाद ये अमला वापस दिल्ली चला जाता है और उनकी जगह दूसरे 4 हेलीकॉप्टरों का अमला आ जाता है। मैंने इंदिरानी से कहा, हमें सबसे पहले ये मालूम करना है कि इस पहाड़ी हिसार के अंदर हम कहाँ से जा सकते हैं। मार्गरेट ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, जहां तक मुझे मालूम हो सका है थंडर हॉक बेस के अंदर जाने का सिर्फ एक ही गेट है, जो पहाड़ियों के अंदर है और जो हर वक्त बंद रहता है और किसी इमरजेंसी के वक्त ही खोला जाता है। ये गेट लोहे का है और उसके अंदर और पहाड़ी के ऊपर एक खुफिया ब्रिज में 4 डोगरा फौजी एक मोर्चे में मशीन गन लगाए हर वक्त चौकस होकर बैठे रहते हैं। मैंने इंदिरानी से पूछा, रानी तुमने एक खुश्क पहाड़ी नाले का जिक्र किया था, क्या वो नाला इन पहाड़ियों के करीब से होकर गुजरता है? इंदिरानी ने जेब से वही कागज पर हाथ से बनाया गया नक्शा निकाल कर मेज पर रख दिया और एक लकीर पर उंगली फेरते हुए कहा, ये वो खुश्क नाला है जो इन पहाड़ियों के साथ होकर आगे कुद बटूट की पहाड़ी ढलान उतर जाता है। बरसात के दिनों में ये नाला पानी से भरा होता है और तूफानी बन जाता है। आजकल ये नाला बिल्कुल खुश्क है। मैंने गौर से नक्शे पर बनी हुई लकीर को देखा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वैसे भी लकीर को देखकर नाले का अंदाजा नहीं हो सकता था। मैंने इंदिरानी से कहा, मुझे इस खुश्क नाले का खुद जाकर जायजा लेना होगा। इंदिरानी ने मार्गरेट की तरफ देखा। मार्गरेट बोली, उस तरफ जाना खतरनाक है, क्योंकि जब ये नाला थंडर हॉक बेस की पहाड़ी के करीब से होकर गुजरता है तो भारत इसराइली थंडर हॉक बेस की खुफिया पहाड़ी मोर्चे में लगी हुई मशीन गन्नों की इज्जत में होता है। इन मशीन गन्नों पर बड़ी ताकतवर दूरबीनें लगी हैं और कोई चूहा भी वहां से गुजरे तो खुफिया मोर्चे में छुप कर बैठे हुए भारतीय फौजी उसे आसानी से देख सकते हैं। ये बातें मेरे लिए नई नहीं थी। इंदिरानी और मार्गरेट इस हकीकत से बेखबर थी कि मैं एक सरफरोश कमांडो भी हूँ।
मुझे उन पर अपना अक्स डालने की जरूरत नहीं थी। मुझे दुश्मन के नापाक हरबों को खाक में मिलाना और वतन पाक की हुर्मत और सालमियत को बचाना था। मैंने कहा इसके बावजूद यही एक नाला है जिसके जरिए हमें उस पहाड़ी तले के अंदर जाने के लिए किसी रास्ते का सुराग लगाना होगा। इंद्रानी और मार्गरेट चुप हो गईं। इंद्रानी ने अपनी भूरी आंखें जरा सुकेड़ कर मुझे देखा और बोली, क्या तुम अकेले ये खतरनाक काम कर सकोगे? मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। इंद्रानी ने सख्त लहजे में कहा, यहाँ कोशिश का सवाल नहीं है। अगर तुम पकड़े जाते हो तो हमारी जिंदगियां भी खतरे में होंगी। एक बार फिर गौर कर लो, मुमकिन है तुम्हें खुश्क नाले की जानिब से पहाड़ी बेस में जाने का कोई रास्ता न मिले और मोर्चे में बैठे सिपाही तुम्हें देख लें, फिर तुम वापस नहीं आ सकोगे। मार्गरेट ने इंद्रानी की बात काटते हुए कहा, मोर्चों में बड़ी ताकतवर दूरबीनें लगी हैं। इसके अलावा पहाड़ी के चारों तरफ खारदार तार खिंची है जिसमें 11,000 वोल्ट का करंट हर वक्त दौड़ता रहता है। मैंने एक तवील सांस भरा और कहा, बहरहाल ये बातें तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम दोनों को इतना यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं रैंकी करता हुआ पकड़ा गया तो मेरी जबान पर तुम में से किसी का नाम नहीं आएगा। मैं कल अंधेरा होते ही खुश्क नाले में उतर जाऊंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या तुम लोगों के पास कोई पिस्तौल होगा? मार्गरेट ने इंद्रानी की तरफ देखा। इंद्रानी ने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसका कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। हमारी खुफिया महफिल बर्खास्त हो गई। मार्गरेट और इंद्रानी चली गईं तो मैं गहरी फिक्र और सोच विचार में डूब गया, लेकिन मुझे अपने ऊपर एतमाद और खुदा पर भरोसा था। मेरा दिल कह रहा था कि अगर मैंने जुर्रत, दलेरी और अक्लमंदी से काम लिया तो मैं इस मुश्किल तरीन मिशन में जरूर कामयाब हूंगा। रात के पिछले पहर में सो गया और अगले रोज दिन के 11 बजे तक सोया रहा। 12 बजे नहा धोकर खाना खाया और बरामदे में आकर बैठ गया। मौसम अबरालूद था। ठंडी पहाड़ी हवा चल रही थी। इंद्रानी मुझे अपने कमरे में दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे वहां बैठे मुश्किल से 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि बोर्डिंग हाउस की लकड़ी के जंगले में मार्गरेट आती दिखाई थी। मैं समझा अपने किसी काम से आई होगी, क्योंकि उस वक्त वो अपने टेलीग्राफ ऑफिस के वायरलेस सेक्शन में ड्यूटी पर होती है। थोड़ा सा शुबा भी हुआ कि कहीं कोई जरूरी पैगाम न लेकर आई हो। मैं दरख्तों की तरफ मुंह किए चुपचाप बैठा रहा। मार्गरेट ने भी मेरी तरफ तवज्जो न दी और सीधी इंद्रानी के ऑफिस में चली गई। मैंने महसूस किया कि उसके कदमों की रफ्तार मामूल से ज्यादा तेज थी। 2 मिनट बाद इंद्रानी ऑफिस से निकलकर मेरी तरफ बढ़ी। मैं बरामदे की सीढ़ी के बिल्कुल पास ही खड़ा था। जीमे पर से उतरते हुए इंद्रानी ने मेरी तरफ देखे बगैर आहिस्ता से कहा, अपने कमरे में जा। इंद्रानी लॉन में जाकर फूल तोड़कर गुलदस्ता बनाने लगी। मैं उठकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता, जमाइयां लेता अपने कमरे में घुस गया। दरवाजा मैंने बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला और मार्गरेट अंदर आ गई। उसमें साड़ी की बजाय स्कर्ट पहन रखा था। हाथ में पर्स था। अंदर दाखिल होते ही वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मार्गरेट ने अपने होंठों पर उंगली रख दी और मुझे चुप रहने की हिदायत की। मैं वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। 1 मिनट गुजरा होगा कि इंद्रानी भी कमरे में आ गई। दरवाजे की चटखमी चढ़ा दी गई। इंद्रानी ने मुझे कमरे में बिछे हुए पलंग की दूसरी जानिब आने का इशारा किया, जहां फर्श पर छोटा सा कालीन का टुकड़ा बिछा हुआ था। मार्गरेट और इंद्रानी कालीन पर बैठ गईं। मैं भी उनके पास आकर बैठ गया। इंद्रानी ने मार्गरेट को इशारा किया। मार्गरेट ने पर्स में से एक कागज निकालकर उसे खोला, एक नजर देखा और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोली, थोड़ी देर पहले अंबाला छावनी से नशर होने वाला मैंने एक खुफिया सिग्नल पकड़ा है। उसके मुताबिक अंबाला छावनी से मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई कैप्टन राजेश मल्होत्रा, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, थंडरहॉक बेस की सिक्योरिटी की फाइनल चेकिंग करने के लिए आज शाम पहुंच रहा है। उसका आज रात का पासवर्ड कंचनजंगा होगा। मैं हमतन गोश हो गया। मार्गरेट ने कहा, वो 18:20 पर यानी शाम के 6:20 पर थंडरहॉक बेस की पहाड़ी की मगरबी गेट की तरफ से दाखिल होगा। मार्गरेट ने यह कहकर कागज के टुकड़े को फाड़कर पुर्जे पुर्जे करके अपने पर्स की जेब में रख लिया। कैप्टन राजेश मल्होत्रा, शाम 6:20 और कंचनजंगा, मेरे जहन में ये अल्फाज बार बार उभरने लगे। इंद्रानी ने कहा, मुझे मालूम होता है इसराइली थंडरहॉक हेलीकॉप्टरों का स्क्वाड्रन कहूटा रावलपिंडी पर हमला करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। हमें फौरी तौर पर इसका तोड़ तलाश करना होगा। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? मैं कुछ और ही सोच रहा था। मैंने इंद्रानी की बात पर ध्यान न देते हुए मार्गरेट से पूछा, पासवर्ड के बारे में तुम्हें यकीन है कि कंचनजंगा ही है? मार्गरेट ने कहा, मैं एक अरसे से इन लोगों के खुफिया सिग्नल डिसाइफर कर रही हूँ। मेरा हिसाब गलत नहीं हो सकता। जो लफ्ज कंचनजंगा ही था। इंद्रानी ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मगर तुम्हें इस पासवर्ड से क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैंने कहा, इसलिए कि आज शाम अंबाले से मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इस पहाड़ी किले में दाखिल होने वाला है, वो मैं हूँगा। मार्गरेट और इंद्रानी मेरा मुंह तरती रह गई। उन्हें मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था। इंद्रानी ने रुक रुक कर कहा, मगर कैप्टन, तुम, ये कैसे मुमकिन है? मैंने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया और इंद्रानी की तरफ झुककर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि थंडरहॉक बेस के पहाड़ी किले का मगरबी गेट किस जानिब है और क्या वहां तक कोई बाकायदा सड़क जाती है? इंद्रानी ने मुझे बताया कि थंडरहॉक बेस की पहाड़ी का मगरबी गेट हमेशा बंद रहता है। उस तरफ पहले एक पगडंडी जाया करती थी, मगर अब वो वीरान हो गई है और उस पर झाड़ियां उगाई हैं। यहाँ एक पगडंडी है जो पहाड़ी किले के मगरबी गेट को जाती है।
मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन मल्होत्रा को उसी पगडंडी पर से गुजरकर थंडरहॉक बेस के मगरबी गेट तक जाना था। ये रूट यकीनी तौर पर कैप्टन मल्होत्रा ने इसलिए चुना था कि वो इलाके की सिक्योरिटी का जायजा भी ले सके।